राजीव, ऐसी तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में अपने ही माँ और पिताजी को बेसहारा बना दे। तुझे तो बस अपनी कमाई और पैसों की पड़ी है। तूने कभी जाकर अपने माँ पिताजी को संभाला भी है? अभी तेरे अम्मा और बाबूजी किस हालत में जी रहे हैं पता है तुझे? कहकर हनीश ने राजीव को समझाना चाहा। हनीश, तू मेरा दोस्त है तो बस दोस्त बनकर ही रहे। मेरी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी मत कर। ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं। अब वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब मुझे तुझसे जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतना बड़ा अस्पताल है और इतने मरीज आते हैं, मुझे वहां जाने का समय ही नहीं मिलता है। एक दिन भी जाऊंगा तो मेरे हजारों रुपयों का नुकसान हो जाएगा, पर तू मेरी हालत कभी नहीं समझेगा। उन लोगों की जिद है कि उन्हें वहीं रहना है, तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर तो उनके पास नहीं जा सकता हूँ। मेरे खुद का ही इतना खर्चा है, उन्हें हर महीने कैसे पैसे भेज दूँ? हर मम्मी और पापा को यही तो चाहिए होता है कि बुढ़ापे में बेटा उन्हें कमाकर पैसे भेजता रहे। मैं वहां बार बार जाऊंगा तो तरक्की कैसे कर पाऊंगा? अरे पैसे की तू बात ही मत कर। इतना पैसा कमाता है, थोड़ा सा भेज नहीं सकता? ना तेरे पास थोड़ा समय है, ना ही पैसा। एक लौती औलाद है तो मिलने का तो मन करता ही होगा। इस बार तो तू दिवाली पर भी नहीं गया था। वो अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते हैं। हनीश ने अपनी बात खत्म की। राजीव को देखकर लग रहा था कि वो अपने काम में व्यस्त था और हनीश की बातें सुन के भी अनसुनी कर रहा था। हनीश अभी गांव जाकर आया था और राजीव के अम्मा और बाबूजी से मिलकर आया था और वहां की सभी बातें उसे बता रहा था। राजीव अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता बेटा था। शुरू से बड़ा ही होशियार था, हर काम को लगन से करता था। बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी खेती बाड़ी अच्छे से संभालेगा। जब राजीव बड़ा हुआ तो एक दिन उसे चोट लगी और बाबूजी उसे दिखाने गांव के ही डॉक्टर के पास ले गए। गांव में एक ही डॉक्टर था और वो बड़ा भाव खाता था और उसने बाबूजी से भी अच्छा पैसा वसूला। तब जाकर के राजीव का इलाज किया। आता जाता हर गांव वाला उन्हें नमस्कार कर रहा था। राजीव के मन में उसी दिन से डॉक्टर बनने की ललक जागी। उसने मालूम किया और डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा दे दी। अच्छे से तैयारी की थी तो उसका चयन हो गया। अम्मा और बाबूजी नहीं चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और उन्हें छोड़कर दूर कहीं जाए, पर राजीव अपनी जिद पर अड़ा था कि उसे डॉक्टर ही बनना है। आखिर में उसने बाबूजी को ये कहकर मना लिया कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और कम दामों में गांव वालों का इलाज करेगा। बाबूजी ने फिर हाँ कर दी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया और राजीव का चयन हो गया। वो पढ़ने के लिए शहर चला गया। अब ये खेती बाड़ी कौन संभालेगा? आपने राजीव को शहर पढ़ने को क्यों भेज दिया? अम्मा ने चिंता जाहिर की। तू चिंता मत कर, जब राजीव डॉक्टर बनेगा तो वो गांव वालों की सेवा करेगा और अभी तो मेरे हाथों में दम है। मैं सब संभाल रहा हूं, आगे भी संभाल लूंगा। तू बस अपने बेटे को आशीर्वाद दे ताकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर की पढ़ाई तो काफी महंगी होती है, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, हम कैसे उसे पढ़ाएंगे? अम्मा ने फिर से चिंता जाहिर की। तू क्यों चिंता करती है? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अपनी ये जमीन गिरवी रख देंगे और जो पैसा मिलेगा उसे बैंक में जमा करा देंगे और हर महीने उसे भेजते रहेंगे। तो अम्मा ने चीख कर कहा, जमीन तो हमारी माँ है, मैं उसे गिरवी नहीं रखने दूंगी। अरे जब राजीव डॉक्टर बनेगा तो इतना कमाएगा कि ये जमीन भी छुड़ा लेगा और ऐसी कई जमीनें खरीद लेगा। बाबूजी ने विश्वास दिलाया। राजीव पढ़ाई के लिए आगे चला गया। उसने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की, उसमें ऊंची डिग्री ली और उसकी एक अच्छे अस्पताल में नौकरी लग गई। वहीं पर निशा से मिला और जल्दी ही शादी कर ली। निशा भी डॉक्टर थी और वो भी गांव जाना पसंद नहीं करती थी। अम्मा बाबूजी इधर आते तो भी उसे अच्छा नहीं लगता था
क्योंकि वो उनके स्टेटस से मैच नहीं करते थे। इसी वजह से अम्मा और बाबूजी राजीव के पास कम आते थे। उन्हें अपने ही घर में जैसे तैसे रहना अच्छा लगता था। जमीन गिरवी रख के जो पैसा मिला था वो तो पूरा राजीव की पढ़ाई में लग गया। अब बाबूजी को अपनी जमीन छुड़ानी थी। उसका ब्याज भरना मुश्किल हो रहा था। वो कई बार राजीव से कह चुके थे, पर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना ही देता था। अभी बाबूजी, मेरी इतनी कमाई नहीं है, फिर आपको तो पता है कि बड़े शहरों में बड़े खर्चे होते हैं। मेरी भी शादी हो गई है, आप जमीन को भूल जाओ और कोई दूसरा काम देख लो। राजीव जवाब देता, बेटा, ये जमीन मेरी माँ है, इसे कैसे भूल जाओ? इसने मुझे और मेरे परिवार को पाला है, और तू भी डॉक्टर इसी की वजह से बना है। ये जमीन ना होती तो हम तुझे पढ़ा नहीं पाते। तू कैसे भी करके इसे छुड़ा ले। बाबूजी की बातों का राजीव पर असर नहीं होता। वो तो शहरी चकाचौंध में खो गया था। अपने ही अम्मा बाबूजी के त्याग और तप को वो भूल गया था। निशा गांव जाना पसंद नहीं करती थी, ना ही अम्मा बाबूजी को आने देती, और हर समय काम का बहाना बना देती। निशा खुद भी डॉक्टर थी और उसे भी समय नहीं मिलता था। राजीव और निशा अपने डॉक्टर के जीवन और शहरी चकाचौंध में खो गए थे। निशा को बेटा हुआ और 2 महीने के बच्चे को वो क्रैच में छोड़ आती थी। अम्मा का मन जलता था। वो चाहती थी कि निशा के पास समय नहीं है तो हम कुछ दिनों के लिए वहां आ जाए, पर निशा राजीव के अम्मा और बाबूजी को अपने घर में कदम नहीं रखने देती थी। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। सुनो जी, अपने राजीव का बेटा अब बड़ा हो गया होगा। बड़ा मन करता है कि उससे मिलूं, उसके साथ खेलूं। बस 5 दिन का था तब देखा था, और अब तो महीनों हो गए हैं। मैंने तो सोचा था अपना राजू यहीं गांव में अस्पताल खोलेगा और यहीं हमारे साथ रहेगा। बुढ़ापे में औलाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पर इसी उम्र में औलाद शहरी चकाचौंध में अपने पालनहार को भुला देती है। अब मुझसे जमीन पर ज्यादा खेती भी नहीं होती है। बूढ़ी हड्डियां जवाब देने लगी है। अब ये घर का सुनसान आंगन भी देखा नहीं जाता। काश राजीव यहाँ रहता तो उसकी संतान तो इस आंगन में शोर मचाती और चहल पहल सी लगी रहती। बाबूजी भी निराशा से कहते हैं, अब तो सही समय पर ब्याज ना चुकाने से जमीन भी हाथ से चली गई, और अम्मा बाबूजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद और भंडारे पर निर्भर रहने लगे। राजीव उनकी हालत देखकर उन्हें हर महीने पैसे भेजने लगा था, लेकिन फिर भी निशा उन्हें साथ रखने को तैयार नहीं थी। राजीव का बेटा निमिष अब बड़ा हो रहा था। उसने भी डॉक्टर बनने की इच्छा जताई और वो भी विदेश में पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। इधर अपने शहर में बड़ा सा लोन लेकर राजीव ने एक बड़ा सा अस्पताल बनवा दिया ताकि निमिष उसे संभाल सके। निमिष विदेश से डॉक्टर बनकर लौटा तो राजीव ने बड़ी ही पार्टी दी और कहा कि अब यह अस्पताल निमिष संभालेगा। पर निमिष ने सबके सामने बोल दिया कि वो भारत में रहना ही नहीं चाहता है, वो तो वहीं विदेश में ही सेटल होना चाहता है। यह सुनकर राजीव और निशा के पैरों से जमीन सरक गई। निमिष, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने तो ये अस्पताल बनवाना तभी शुरू कर दिया था जब तुम पढ़ने गए थे। हमें लगा था हम तुम्हें सरप्राइज देंगे, पर तूने तो हमें ही इतनी बड़ी सरप्राइज दे दी। भारत में रहने में बुराई क्या है? सभी आधुनिक सुविधाएं यहाँ है। राजीव ने निमिष को समझाते हुए कहा, पापा, ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ और मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैंने वहाँ लीजा से शादी कर ली है और वो भारत नहीं आना चाहती है। उसे यहाँ का पिछड़ापन और दकियानुसीपन जरा भी पसंद नहीं है, और लीजा अभी माँ बनने वाली है। मैं यहाँ ज्यादा रुक नहीं सकता हूँ। वहाँ जाकर मुझे लीजा को संभालना है और नौकरी भी करनी है। मुझे कल ही निकलना है। निमिष ने बिना किसी लाग लपेटे के सीधे अपनी बात कह दी। राजीव और निशा सुन्न हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। निशा की आंखें भर आई। निमिष, हम बुढ़ापे में अकेले कैसे रहेंगे?
तेरे लिए ही हमने इतना लोन लेकर अस्पताल बनवाया है, अब तू ही हमें छोड़कर जा रहा है, राजीव ने कहा। निशा भी बोलने लगी, मेरे बच्चे, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? जैसे मैं बचपन में क्रैच में रहता था, आप भी रह लेना। ज्यादा मन नहीं लगे तो वृद्धाश्रम चले जाना, आपका मन लग जाएगा। निशा स्तब्ध रह गई। उसके सामने अपने सास ससुर की तस्वीर आ गई। अभी मानो कल की ही बात है, जब अम्मा बाबूजी बीमार थे तो राजीव रिश्तेदारों के डर से उन्हें ले आया था ताकि उनका इलाज करवा सके, पर निशा उन्हें घर में रखने को तैयार नहीं थी। इसलिए राजीव ने उन्हें अपने ही शहर के एक वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया था ताकि रिश्तेदारों की बातें नहीं सुननी पड़े। निशा ने लंबी गहरी सांस ली और खुद को संयमित किया। आज वो अपने ही बेटे से नजर नहीं मिला पा रही थी, जैसे निमिष के रूप में उसके बुरे कर्म उसे सजा दे रहे हो। उसने निमिष से फिर आगे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। राजीव को भी आज आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। अपने किए गए कर्म और अपनी कही गई बातें उसे भी याद आने लगी। हनीश उसका दोस्त उसे याद आ रहा था, जो उसे समझाता था, पर उसने उससे भी दोस्ती नहीं रखी। निमिष अगले दिन वापस चला गया। उसी दिन राजीव और निशा वृद्धाश्रम गए। उन्हें सामने देखकर अम्मा बाबूजी के चेहरे खुशी से चमक गए। आज तो बहू भी आई है, ये देखकर अम्मा ने अपने हाथों के कंगन निशा को पहना दिए। निशा शर्म और आत्मग्लानि से जमीन में गड़ी जा रही थी। किस मुंह से और कैसे माफी मांगे? कितने साल हो गए शादी को, उसने कभी अपने सास ससुर की परवाह नहीं की। आज जब उसका खुद का बेटा चला गया तो उसे अम्मा का दर्द महसूस हो रहा था। वो अम्मा की गोद में सिर रखकर बहुत रोई। उसने एक मां होकर दूसरी मां को दूर रखा। राजीव के कान भरती रही, उसके दिल में भी जहर भर दिया। राजीव को वो अम्मा बाबूजी के पास जाने भी नहीं देती थी। पोते निमिष को भी बरसों दादी से दूर रखा। कितना बड़ा पाप किया था, कितनी पीड़ा दी थी उसने सभी को। तभी तो सभी दर्द और पीड़ा उसे ब्याज समेत वापस मिल गए हैं। अम्मा बाबूजी की जर्जर हालत थी। उन्हें राजीव और निशा घर ले आए। तभी कुछ देर बाद घंटी बजती है। सामने निमिष था। निशा के थके हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मम्मी पापा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं बचपन में आपसे दादा दादी के बारे में पूछता था, पर आप मुझे गांव नहीं ले जाते थे। अभी पिछली छुट्टियों में मैं जब आया था तो पापा वृद्धाश्रम में बात कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वहां रहते हैं। मेरा मन दर्द से भर गया। मैं आपको कैसे समझाता? मैं नाटक कर रहा था। मेरी कोई शादी नहीं हुई है, कोई बच्चा नहीं होने वाला है। मैं यहीं रहकर अस्पताल संभालूंगा और अपने पूरे परिवार के साथ रहूंगा और भारत की ही लड़की से शादी करूंगा। बरसों से मन था कि अपने दादा और दादी के साथ में रहूं, वो अब पूरी हो रही है। निमिष की बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज निशा को भी सबक मिल गया। अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहते थे। दोस्तों, परिवार बेटे बहू और उनके बच्चों से ही मिलकर बनता है। आजकल लोग बुजुर्गों को साथ नहीं रखना चाहते, इसलिए अकेलापन हर जगह छाया हुआ है। आप अपने माता पिता को पैसे भेज दो, उनका ख्याल रखो, ये चीज उन्हें खुशी नहीं देती है, लेकिन आप अपने माता पिता के साथ हमेशा रहो, ये चीज उन्हें हमेशा खुशी देती है, जो उनके चेहरे पर हमेशा खिली रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।